नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में विषय अब ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र समस्त भारत तक जाएगा और जहां जहां जाएगा बवाल ही करवाएगा। उसका कारण यह है कि यह एक तरह से मिनी एनआरसी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह एक तरह से नागरिकता प्रमाण का भी कार्यक्रम है। और जिस तरह से एनआरसी के मुद्दे पर दिल्ली के दिल को महीनों तक जाम रखने का साजिश हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बिरयानी की पैकेट मुहैया कराती रह गई और हमारे लोग उस बिरयानी के चक्कर में सड़क को जाम करते रह गए और जाम करवाने वाले को अलग से पैकेट आता रहा, यह सब हमने देखा है। सड़क पर बैठे लोगों को विधिवत दिहाड़ी मिलती थी, खाना मिलता था, सुख सुविधा के सारे व्यवस्था वहां पर थे। उसी में कि एक महिला नेत्री जेल में बच्चे को जन्म दिए, हालांकि उसका शादी नहीं हुआ है, वो उसी मंच की व्यवस्था के सुविधा से हुए कमाल का धमाल हुआ है। यह इसलिए हुआ कि जो टूल किड्स अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, उन्होंने हमारे लोगों को सक्रिय कर दिया कि भाई यह नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन मतलब एनआरसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये हो जाएगा तो जो अवैध बांग्लादेशी, रिहानिया और भी लोग हैं, उन लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर यह ओपन हो गया कि कितने लोग बाहर के हैं तो फिर भारत के लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए इन्हें जात और धर्म में उलझा दो, बताओ कि मुसलमानों को अलग करने का साजिश है ताकि मुस्लिम आबादी इसमें आ जाए और बाहर के मुस्लिम देश मुस्लिम के नाम पर हमारे साथ हो लिए। और वो बहुत बढ़िया काम भी किया। हम असहाय से हो गए थे, हमारा मदद कोरोना ने किया और कोरोना के वजह से उस जल मजमे को हटना पड़ा। नहीं तो हमारी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी थी, पता न किस बात का इंतजार कर रही थी। ऊपर वाले ने कोरोना भेजा और वो मजमा वहां से हटा, नहीं तो महीनों 3 राज्य को दिल्ली से काट दिया गया था। हमने किसान आंदोलन में भी देखा कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया गया था और कई महीने तक हम ऐसे ही रहे। मैं यह बात आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डरें या आप चौकन्ना रहें। यह जो मतदाता वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है, यह समस्त देश में जाएगा और हर जगह अलग अलग मुद्दा खड़ा करेगा। जैसे बिहार में यह मुद्दा बना कि गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े लोगों को मतदान से महरूम करने का भारतीय जनता पार्टी का साजिश है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर गया है। यह विपक्ष का आरोप था। आखिर वो और क्या कह सकते थे, उन्हें तो कुछ ना कुछ तो कहना ही था। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने एक रैली निकाला और कहा कि जो बंगाली बोलते हैं उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, यह बंगाली अस्मिता पर प्रश्न है। और वो उन्होंने एक लाइन ले लिया कि जो बांग्ला बोलेगा वो बांग्लादेशी नहीं है। तो बंगाल में चुनाव आयोग के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि बिहार में तो अगर बंगला टोन बोल रहा है तो भाई तू कहाँ का है, क्योंकि बंगला टोन से ही पता चल जाएगा। लेकिन बंगाल में तो ऐसा कोई नहीं हो, तो धारापुर बांग्ला बोलेगा, हम यही चलो छिलो, कौखने छिलो, एखने छिलो, फिर वो चुनाव आयोग छिलती रहेगी। तो इस वजह से ममता बनर्जी ने बंगाला बोलना और बंगाली प्राइड को आगे रख करके आज प्रदर्शन किया और वहां माहौल को गरमाने का प्रयास किया। चुनाव आयोग के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने एक टेलर दिखा दिया, बोला पिक्चर अभी बाकी है। जब यह पंजाब में जाएगा तो वहां कहा जाएगा कि जी भाई पंजाब के लोगों को हकों को मारने के लिए किया जा रहा है। वो पुन्नू वहां बैठ करके हर मामलों में खालिस्तान खालिस्तान करता है। हो सकता है यहाँ पर कोई खालिस्तान एलिमेंट को सक्रिय कर दिया जाए, जैसे किसान आंदोलन में प्रयास किया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दे को लेकर के आगे आया जाएगा और इसको निष्फल बनाने का प्रयास होगा।
लेकिन यह चूंकि मामला चल चुका है तो देर सवेर आधा अधूरा होगा ही होगा। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अपना काम पारदर्शिता के साथ करे और जिन लोगों का नाम कटे उसके लिए एक पत्रकार वार्ता करके उन सबूतों को सामने रखे कि इन इन वजहों से ये नाम कटे गए। जैसे मैं समाचार चैनल पर बोलता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, उसके कुछ कटिंग मैं फेसबुक पर भी डालता हूँ, यूट्यूब पर भी डालता हूँ। हालांकि अब आज से फेसबुक और यूट्यूब ओरिजिनल कंटेंट लेंगे तो शायद वो कटिंग अब सोशल मीडिया पर ना आ पाए जो समाचार चैनल में बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने समाचार चैनलों पर भी ये बात रखा है। चुनाव आयोग ने बाकायदा बिहार के जो 35 लाख कथित तौर पर लोगों के नाम कटने की आशंका है उसका विवरण दे दिया है। उन्होंने करीब करीब 2% लोगों को मृत्यु घोषित किया है। वो मरे भी हैं क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु दर तो आपको पता ही है, कुछ लोग जो जन्मते हैं फिर मरते हैं। तो करीब करीब 2% लोग मृत्यु के वजह से हट गए हैं। कुछ लोगों ने अपना मकान बदल दिया है। जैसे मैं आज इस मोहल्ले में रहता हूँ, अगर हो सकता है मोदी जी की मेहरबानी हो तो मैं जनपथ में या अशोका रोड पे चला जाऊं, तो यहाँ से मेरा बदलना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने दिल्ली, गुजरात, मुंबई अलग अलग रहना शुरू कर दिया है क्योंकि 90 के बाद से बिहार में कोई उद्योग लगा नहीं है और बिहार में करने के लिए कुछ नहीं। बिहार के बच्चे या तो पढ़ लिख करके IAS PCS हो करके अलग अलग राज्यों की सेवा करते हैं या नौकरी पेशा के लिए अलग अलग राज्यों में जाने पर मजबूर हैं और जहां जाते हैं वहीं आशियाना बना लेते हैं। जैसे मैं बलिया का रहने वाला आदमी दिल्ली में घर बना लिए, 85 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन वो तो यूपी से मुझे प्यार है इसलिए मतदान का अधिकार हमने यूपी में रखा है। हो सकता है लोग दबाव में कहें कि अब क्या एक वोट देने के लिए यूपी जाए, बिहार जाए, हम अब दिल्ली में ही अपना मतदान रखेंगे। इस तरह के भी 2-2.5% लोग हैं और कुछ % लोगों ने अपना पेपर नहीं दिखाया। यह अनुमान है कि वो लोग नेपाली लोग होते हैं क्योंकि बिहार और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल के साथ रिश्ता होता है, शादी ब्याह आना जाना, यह खुला बाउंड्री है इसलिए होता है। तो कुछ लोग इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग हैं और कुछ अवैध घुसपैठिए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। यह संख्या 35 लाख ही बताई जाती है लेकिन परसेंटेज में 3-3.5-4% है मात्र। लेकिन विपक्ष अब इसको कहेगा कि 35 लाख गरीबों को मतदान से महरूम कर दिया गया। यही बांग्लादेश और बंगाल में होगा। बांग्लादेशी अगर नहीं दिखा पाएंगे तो ममता बनर्जी ने पहले ही लाइन ले लिया है कि हमारे बंगाली भाइयों को बंगला बोलने के नाम पर हटाया जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो उनका ये मटिया बुरू 24 परगना ये सब जो जिला है वो टोटल बांग्लादेशियों से भरा पड़ा है। आसाम में बांग्लादेशियों के अत्याचार के वजह से आजकल लगातार 2 टर्म से भाजपा वहां शासन कर रही है और भारत का मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा है क्योंकि बाहर के बुलाए हुए मुसलमानों ने स्थानीय मुसलमानों को इतना परेशान किया कि वो अब इस बात का विरोध करने लगे। शुरू में तो उन्होंने मदद किया था कि चलो तू भी मुस्लिम तो मैं भी मुस्लिम, तेरा अल्लाह मेरा मेला दोनों वाले एक ही है तो आएंगे। लेकिन वो आते हैं तो अपने साथ बुराई भी लेके आते हैं और उन्हीं बुराइयों से यहाँ का मुसलमान नाराज हो गया। यह बात पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। यह जो सरेआम औरतों के साथ व्यभिचार हो रहा है वो सब बाहर के लोगों के द्वारा हो रहा है। तो वह सब होगा। मतलब पूरे देश में अब किसी न किसी बात पर कोई न कोई बड़ा न बड़ा बवाल सवाल और आंदोलन आएगा। हम सब मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहें और चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार है कि एनी हाउ मनसा कर्मणा वाचा हमको इसको सफल ही बनाना है। राजनीतिक लोगों के प्रयास को विफल करना है क्योंकि उनका प्रयास विदेशी टूल किट्स के प्रभाव में प्रभावित होकर के एक बढ़िया काम में अड़ंगा डाल रहा है। होना तो यह चाहिए। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूं चुनाव आयोग के साथ सहयोग करें। आप चुनाव आयोग के कर्मचारियों के साथ खुद खड़ा रहें। जैसे मान लें मेरे गांव में BLO आता है, BLO के साथ मैं खुद खड़ा रहूंगा तो मुझे पता चलेगा नहीं ये मेरे गांव का आदमी है और ये गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, क्या है, इसका नाम क्यों नहीं है। या अगर कोई आदमी नहीं है तो आपको पता है कि ये बाहर का आदमी है तो आप बताइए कि ये बाहर का आदमी है। तो ये गांव ही के तो लोग होते हैं
और वो जो बीएलए है वो कोई अमेरिका, फ्रांस, लंदन से तो आया नहीं। वो आप ही के गांव का स्कूल का टीचर होगा, पंचायत का कर्मचारी होगा, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने वाला होगा, या कोई भी होगा, वो आप ही के आसपास का ही लोग होते हैं। तो वो भी एक दूसरे को करीब करीब जानते हैं, क्योंकि मेरे गांव का तो मास्टर बीएलओ का काम करता है, वो सब नामे से जानता है। जब पिछला बार चुनाव आयोग को बात आई थी तो उसने मेरे को फोन किया था, चाचा कहता चाचा वो फार्म भरने के काम आया है, आपका बटुआ कटना है कि रखना है। मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ। नहीं अभी आगे तो कोई बात नहीं, तो आपको निजी तौर पर जानता हूँ कि आप दिल्ली में रहते हैं, वोट आपका यहाँ है, दिल्ली में नहीं ना करवाए। बोला नहीं मैंने दिल्ली में नहीं करवाए। तो सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन बीएलओ की नौकरी प्रभावित ना, मैं गया और जाकर के साइन किया। मैं बोला भाई जब वोट देने जाएंगे तो इसके लिए भी जाएंगे। तो होना तो यह चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के लोग, दो लोग, एक लोग बीएलओ के साथ रहें और सामने कहें कि भाई इसका नाम क्यों कटा, बात के लिए कुछ ना रखें। लेकिन यह तो है आदर्श राजनीति। लेकिन हमारे यहाँ तो विदेशी टूल किट्स के फंडिंग पर देशद्रोहियों को मदद देना है और यह राजनीति का पार्ट बन गया है। गलत है, गंदा है, लेकिन अब यह एक धंधा है। भारी मन से इसको कहना पड़ रहा है। खैर, देश भर में किन किन मुद्दों पर इस पुनीत कार्य को डिस्टर्ब किया जाएगा और चुनाव आयोग कैसे इसको संपन्न कराएगा, यह देखने वाली बात होगी। दो बातें इतिहास के पुनर्लेखन पर। मित्रों, इतिहास का पुनर्लेखन विशिष्ट रूप से अगर विश्लेषण करने लगूंगा तो 15-20 साल लगेगा। इसलिए कुछ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। आप में से सब लोगों को यह पता होगा कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर, भाई अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और इस तक लिस्ट मालूम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पिता दशरथ के पिताजी का नाम आपको पता नहीं होगा, किसी ने पढ़ा ही नहीं है। जो आदमी अपने राज्य के बचाव के लिए घोड़े का पेशाब पिया और जंगल में घास की रोटी खाया, उस महाराणा प्रताप की चर्चा नहीं है। लेकिन जिस शैतान ने उनको मजबूर किया उसको अकबर महान कहा गया है। तो इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और हर मामलों में पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी, क्योंकि इतिहास में कई चीजें पुनर्लेखन करनी पड़ेगी। 2-3 चीजें मैं आपको ऐसा बताता हूं जो बवाल खड़ा कर सकता है। कुछ बवाल मैं भी सामने रख देता हूं। जैसे हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमारे दलितों को दबाया गया। एक पंडित जी ने ठाकुर का कुआं का कविता पार्लियामेंट में कहा था। तो प्रश्न उठेगा और लेखन में आना चाहिए कि मान लीजिए कि जमीन ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, और ठाकुर ने अपने कुएं पर पानी नहीं पीने दिया, तो आप बिना पानी का कैसे अब तक जिंदा रहे? या लिखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटा थे। यह तो सबको पता ही है। निषाद राज उनके सखा थे, तो निषाद राज कौन सी जाति के थे और उनको सखा कैसे थे, यह लिखना पड़ेगा। कई राजनीतिक दलों ने तो हनुमान जी की जाति बता दी है, तो भगवान राम और हनुमान जी के संबंधों की व्याख्या भी लोगों को करनी पड़ेगी। यह पुनर्लेखन की आवश्यकता है। फिर कहा जाएगा, जैसे मैं पूर्वांचल का हूं, हमारा छठ बहुत आदरणीय त्योहार है। हम लोग कहेंगे कि भाई जात में हम बटे हुए हैं, तो चर्चा होगा कि हमारा जो पावन पवित्र त्योहार छठ है, जिसमें नंगा पांव अगर लीपने वाले को धांक दो तो मेरी माताएं पांव को मारने लगती थी। वो जो दौरा आता है वो किसके यहाँ से आता है? वो जो मिट्टी के बर्तन जिसमें कलश बनता है वो किसके यहाँ से आता है? वो दूध किसके यहाँ से आता है? वो चावल किसके यहाँ से आता है? वो आटा किसके यहाँ से आता है? गेहूं किसके यहाँ से आता है? और वो सब अर्घ कौन देता है और कौन दिलवाता है? और इसमें किसकी जाति से घृणा करने की इतिहास उसमें बताई जाती है। यह पुनर्लेखन पर जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से कई चीजें हैं जिनको एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो देश अपने असली इतिहास के विषय में जानेगा। कुछ बातें और भी लिखनी पड़ेगी कि भाई फलाने आदमी को फलाने ने मारा, या आज भी बच्चा जानता है, लेकिन अभी हाल ही के घटना में फलाने को किसने मारा यह वो बच्चा नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त वो नादान था। मतलब जो घटना उसके पिताजी के जन्म के पहले हुई है वो उसको अक्षरशः याद है, लेकिन जो घटना उसके सामने हुई है, रुमाल से मुंह पोंछ रहा था अपने मृत पिता पर,
के 100 को, दादी के 100 को, उसको जब पता नहीं है क्या, क्योंकि वो नादान था। इतिहास इसको भी एक बार पुनः लिखना पड़ेगा। कई विषय है, मैंने कहा ना कि अगर इस पर बात करें तो 15-20 साल लगेगा। वीडियो ही 15-20 मिनट की है तो मैं और क्या कहूँ। लेकिन 2 बातों के साथ वीडियो बंद करूंगा। पहला कि चुनाव आयोग का हौसला बढ़ाइए और घर घर मतदान में सहयोग दीजिए, ताकि आपके बीच कौन सा सपोला आपके साथ पल रहा है। आस्तीन के सांपों को चिन्हित कीजिए और उन्हें आस्तीन से फेंक करके अपना जान बचाइए। और दूसरा, इतिहास लेखन में अपने तरफ से भी सुझाव दीजिए कि क्या क्या चीजें लिखना रह गया है और क्या क्या चीजों को लिखना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।